नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत पनवार थाना क्षेत्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करते ग्रामीणों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पनवार थाना क्षेत्र के एक गांव में निवास करने वाले राजकुमार चर्मकार नामक युवक ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब घर में बच्ची अकेली थी। घटना के संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची के पिता इलाहाबाद में मजदूरी करते हैं, जबकि मां पड़ोस में चली गई थी। तभी बच्ची को अकेले पाकर राजकुमार नामक युवक 6 वर्षीय मासूम को अपने हवस का शिकार बना रहा था। तभी उसकी मां घर में आ गई, जिसे देखकर आरोपी फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पूरा गांव एकत्रित हो गया और आरोपी के खिलाफ पनवार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। खैर, जानकारी मिलते ही पनवार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पीड़िता एवं मां के बयान के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाने में दुष्कर्म का मामला आया है 6 वर्ष। इसमें जो एक ही गांव के लोग हैं, ये उसके माता पिता, जो पिता है वो इलाहाबाद में मजदूरी करता है और माँ उसकी वहीं पर काम कर रही थी। जब वो दोपहर के करीब अपने घर वापस आई तो पास पड़ोस का ही एक लड़का उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कृत्य करते हुए पाया गया, जिस पर से कि वो तुरंत थाने आई अपने ससुर के साथ में और उस पर से कायमी कर ली गई है। बालिका भी ठीक है और उसकी कंडीशन भी ठीक है। बाकी इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसका नाम राजकुमार चर्मकार है और उसमें चालान भी जल्दी से जल्दी पेश कर दिया जाएगा। आरोपी की उम्र कितनी होगी? आरोपी की उम्र तो नहीं पता। कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? कहाँ के रहने वाले हैं? पनवार का ही एक गांव का उसी का रहने वाला है। त्योहारों के मौके पर नकली मावा बड़ी तादाद में बाजार में आ जाता है। इस नकली मावे की बिक्री को रोकने के लिए खाद्य विभाग और पुलिस लगातार निगरानी कर रहे हैं। जबलपुर में खाद्य विभाग, क्राइम ब्रांच और संजीवनी नगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिवनी से जबलपुर लाए जा रहे नकली मावे की खेप को बरामद किया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि सिवनी से बाइक पर रखकर नकली मावा जबलपुर लाया जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने संजीवनी नगर के पास वाहन चेकिंग लगाई। इस दौरान बाइक सवार शुभम रजक को रोका गया और उसकी बाइक में रखी बोरियों को चेक किया गया तो उसमें 60 किलो मावा छुपा कर रखा गया था। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने प्राथमिक तौर पर इस मावे को नकली पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने मावे को जब्त कर लिया और आरोपी शुभम रजक को गिरफ्तार कर लिया। खाद्य विभाग ने नकली मावे का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया है। खाद्य विभाग और पुलिस आरोपी शुभम रजक से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी के द्वारा पूर्व में भी बड़ी तादाद में नकली मावा जबलपुर लाया गया है। आज दिनांक 26/3/2021 को प्रातः करीब 10 बजे मुझे क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह एवं उनके स्टाफ ने चौकिया का सूचना दिया कि एक लड़का जो सिवनी से अपनी पैशन प्रो गाड़ी MP22 MK के 8403 से जबलपुर की तरफ आ रहा है, वो खाद रखने वाली जो सफ़ेद रंग की बोरी है उसकी कोठारी बनाया हुआ है, उसमें दोनों तरफ नकली मावा लेकर आ रहा है। उसी सूचना पर हमने आज विधिवत कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष एवं खाद्य अधिकारियों के समक्ष मुखबिर सूचना के आधार पर जो फॉरेस्ट नाका है उसके सामने उस लड़के को उसके हुलिये के अनुसार रोककर तलाशी ली, तो जो उसकी कोठारी बनी हुई थी सफ़ेद रंग की बोरी के अंदर, उसमें दोनों तरफ 3-3 पैकेट हमें नकली मावा मिला, जिस पर हमने उसका परीक्षण खाद्य विभाग के अधिकारियों से कराया है। उसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कितने किलो है? इसमें कुल 6 हमें 10-10 किलो के बंडल मिले हैं, उसके 6 सैंपल हुए हैं। इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 9,000 रुपये होगी। जबलपुर से सिहोरा कोर्ट के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता को गोली मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का प्रयास करने में इस मामले में फरार दोनों आरोपी अंकित उर्फ आदित्य पाली और राहुल सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से घटना में उपयोग किए गए एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। दरअसल
थाना सिहोरा अंतर्गत बीती 22 मार्च को सिहोरा न्यायालय परिसर के सामने अधिवक्ता सूर्यभान सिंह की गोली मार दी गई थी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका वर्तमान में जबलपुर के मेट्रो अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात को लेकर सिहोरा थाने में आईपीसी सेक्शन 307 के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दायर कर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि अधिवक्ता सूर्यभान के साथ हुई इस वारदात के विरोध में गुरुवार को प्रदेश भर में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से वृत रहे थे, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय से भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दबाव स्थानीय अधिकारियों पर बनता जा रहा था। इस बीच मुखबिर तंत्र की सूचना पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुछ दिवस पूर्व, जैसा कि आपको विदित है, सिहोरा कोर्ट के बाहर एक अधिवक्ता पे गोली मारी गई थी। वह जो गोली मारने वाले पर वहां से फरार हो गए थे, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी हैं सुशील ठाकुर, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इसमें 3 अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी इसमें है, जिसमें कि 2 ऑलरेडी आज हमने गिरफ्तार करके अब इनको जेआर पे भेजा है। एक जो आरोपी है ऑलरेडी जेल में है, वो भी ऑलरेडी निरुद्ध है। कुल मिलाकर के इसमें कहानी ये निकल के आई है, जो दूसरे नामजद आरोपी थे एफआईआर में, जिनका नाम राहुल सिंह था, जो कि सुशील ठाकुर के पुत्र हैं। इनकी सुशील ठाकुर और सुशील ठाकुर के जो बड़े पुत्र हैं राजेश, जो ऑलरेडी अभी जेल में है, जो कुछ पिछले साल वो 300 दिवस के पैरोल पे थे, उस दौरान ये इनकी योजना बनी। ये योजना तब बनी जब जो मझोली का जो एक मर्डर हुआ था, जिसमें विकास उनका मर्डर हुआ था, जो कि सुशील के पोते एवं राजेश जो जेल में निरुद्ध हैं उनके पुत्र हैं, और राहुल सिंह जो तीसरे जो आरोपी हैं इसमें, उनके जो भतीजे हैं, इन्होंने मिलकर एक साजिश रची, जिसमें कि जो अंकित पाली करके है, ये भी इन्हीं के परिचित थे। और अंकित से तो उन्होंने 19 तारीख को ये जो वेपन उनको दिलवाया, और अंकित अपने एक अलग साथी के साथ खितौला में रहे 2 दिन, और फिर सुनियोजित ढंग से उस दिन यह घटना अंकित पाली, जो कि जिनकी अरेस्ट हो गई है, उन्होंने अपने एक साथी के साथ की। कुल मिलाकर के अब इस घटना का पूरा पर्दा इसमें फाश हो गया है। सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ ही 1-2 आरोपी जो अभी गिरफ्तारी शेष है। इसमें 10,000 का इनाम। जी बिल्कुल, ये जो अंकित और आदित्य पाली हैं, इन्होंने ही वो इसमें गोली चलाई थी। ये पहले बेलबाग के एक प्रकरण में इनको आजीवन कारावास हो चुका है। 2019 में ये इनको कन्विक्शन के बाद शायद ये बेल पे थे। और इसमें मुख्य बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये जेल में थे, तब इनकी मुलाकात राजेश, जो सुशील के प्रथम पुत्र हैं, उनसे हुई। वहीं से इनकी मिलना जुलना, इनका मतलब जेल में इनसे जो मुलाकात के बाद जो जैसे इनकी दोस्ती हुई, जैसा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया है, वहीं से इनकी पहचान हुई। फिर जब दोनों पेरोल पे छूटे, तो फिर राजेश ने विकास से इनकी मुलाकात कराई। विकास जिसका मर्डर मझोली में हुआ, तो फिर ये फिर विकास के भी नजदीक आए अंकित, और जब विकास का जो हत्या उपरांत फिर इन सब की एक साजिश बनी। टीकाकरण कक्ष में मौजूद डॉक्टर ने बताया कि हमारे द्वारा लोगों को सबसे पहले वैक्सीन के बारे में जानकारी दी जाती है और साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि आपको इसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ी हल्की बुखार और शरीर में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बताया कि आप लोगों को वैक्सीन लगाने के आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। विशेष रूप से कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण हुआ। आपको बता दें कि टीका लगवाने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। हमारे गांव के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे विश्व में फैली इस भीषण महामारी का टीका हम लोगों को लगाया गया। अब हम लोग कोरोना से डरेंगे नहीं, कोरोना से लड़ने की शक्ति हमें मिल गई है। कोविड-19 का वैक्सीन लगवाई है और सभी को सभी प्रकार की कोविड की गाइडलाइन बता दी गई है कि सभी लोग मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर, 6 गज की दूरी बनाकर आना है और प्रॉपर मास्क लगाकर ही वैक्सीन लगवाना है। जिसमें से अधिकतर लोगों ने मास्क लगाकर ही टीका लगवाया है, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क बिना लगवाए ही
संस्था में प्रवेश किया, उनको हमने प्रॉपर तरीके से, हमारे सिस्टम ने प्रॉपर तरीके से समझाया है कि अगली बार या कहीं भी अब कोई भी आए तो मास्क लगाकर ही, और कोविड की जो गाइडलाइन है कि डिस्टेंस बनाकर और मास्क लगाकर ही हमारे पास है। सर अभी तक कितने लोगों का वैक्सीन लग चुका है? अभी तक टोटल 64 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार साहब। कवाड़ी मोहल्ला ममता मेडिकल एंड जनरल स्टोर में प्रशासन, ड्रग विभाग व पुलिस की दबिश, नशीली दवा बेचने पर किया गया सीज। रीवा सिविल लाइन कवाड़ी मोहल्ले में ममता मेडिकल एंड जनरल स्टोर में प्रशासन और पुलिस की दबिश, नशे की टैबलेट व इंजेक्शन हुए जब्त। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर की गई कार्रवाई। तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि पूर्व में शिकायत मिली थी कि ममता मेडिकल के संचालक द्वारा दुकान में नशीली दवाइयां व इंजेक्शंस बेचे जा रहे हैं, जिस पर रीवा कलेक्टर के निर्देश और आज दिनांक 26 मार्च को ड्रग विभाग व प्रशासन के द्वारा एक लड़के को नशे की दवाई लेने के लिए भेजा गया, जिसे मेडिकल संचालक ने नशे की दवाई दे दी, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस व ड्रग विभाग की कोशिशों के बाद नशीली दवाई को जब्त कर काफी मात्रा में नशीली दवा और इंजेक्शन बरामद किया गया और दुकान को सीज कर दिया गया। मेडिकल दुकान संचालक को 3 दिनों के अंदर दवाइयों की खरीदी के साथ ही अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं। की दवाई है क्या चीज़? देखिए, इनके द्वारा जो हमको खबर मिली थी तो हमने इनके लिए इनके यहाँ टेस्ट परचेस करवाया, जिसमें एक लड़के को भेज के इनसे दवाइयाँ खरीदवाई गई। तो इन्होंने 6 गोलियाँ, जो नीली वाली गोलियाँ आम भाषा में बोली जा रही हैं, वो बेची गई। उसके बाद इनका जब दुकान छानी गई तो उसमें इनके पास काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ और इंजेक्शन्स प्राप्त हुए हैं, जिसका उनमें से कई दवाइयों के इनके पास खरीदी के रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं हैं मौके पर। तो फिर हमने इनको 24 घंटे का समय दिया है, जिस समय पे इनको वो सारे खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड्स जमा करने हैं और उसके बाद ये समस्त कार्रवाई को एक और 6 महीने का, पिछले 6 महीने में जो भी इन्होंने खरीदी बिक्री की है ट्रामाडोल या बाकी दवाइयों को लेके, उन सबका रिकॉर्ड भी चाहा गया है, वो भी 24 घंटे में इनको सबमिट करना है। तत्पश्चात ये समस्त प्रकरण को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा और फिर अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तब तक के लिए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार दुकान को सील किया जाएगा। अभी तत्काल में कुछ क्या बिल वाउचर्स मिले हैं जो दवाइयाँ बरामद की गई हैं? नहीं, उनके बिल वाउचर्स अभी उन्होंने नहीं दिखाए हैं। जो बच्चे को दवाई दी थी क्या नशे के लिए होती है? जी जी बिल्कुल, नशे के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो वो नशे में इस्तेमाल हो रही हैं, और अगर एक गोली खाई जाएगी तो वो दर्द की दवाई है। मैडम यहाँ हाँ, प्रैक्टिस भी चल जो क्लिनिक खोल दिए अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस रजिस्ट्रेशन का आधार होता है? देखिए, प्रैक्टिस का जो है वो सीएमएचओ साहब के अंडर में आता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। कलेक्टर साहब के निर्देश पे संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये प्रतिबंधित दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शंस वगैरह बेच रहे हैं। तो एक लड़के को भेज के हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो उसको इन्होंने दवाई बेच दी थी और हम लोगों ने जब यहाँ जाँच की तो इनके पास ये इतनी प्रतिबंधित दवाइयाँ, इंजेक्शंस मिले हैं। बाकी मैडम ने खरीदी बिक्री के लिए रिकॉर्ड के लिए इनको टाइम दिया और 24 घंटे का, तब तक के लिए हम दुकान से ही करेंगे। आगे फिर अगर ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो फिर अलग है, और नहीं देंगे तो अलग कार्रवाई होगी। रीवा के राजनिवास में भीम आर्मी ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने रीवा पहुंचकर बताया कि हम लोग मध्य प्रदेश के 38 जिलों में समीक्षा कर चुके हैं। बताया गया कि रीवा जिले में पदाधिकारियों में फेरबदल किया गया है। पंकज चौधरी को जिला अध्यक्ष और प्रभारी सानू को बनाया गया है। रीवा जिले के शोषित दलित परिवार की आवाज को उठाने के लिए बहुत जल्द जिले में बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारियां कर चुके हैं। संवाददाताओं को मेरा जय भीम और इन सभी पदाधिकारी को मेरा जय भीम। साथियों, हम लोग आज पहुंचे हैं रीवा संभाग में। लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोग 38 जिलों में अभी तक जो है समीक्षा बैठक हमारा जो है चल रहा है, उसके संबंध में रीवा में भी आए हुए हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फेरबदल भी किया है भीम आर्मी में। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष जो है पंकज चौधरी जी और जिला प्रभारी सोनू साकिब जी को हम लोगों ने नियुक्त किया है। साथियों, इस संबंध स्तर से भीम आर्मी भारत एकता पूरे देश के अंदर काम कर रही है और दलित शोषित की आवाज़ बनी हुई है। और इसी तरह हम लोग भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए यहाँ रीवा में भी आए हुए हैं और रीवा में जितने भी संबंधित समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को लेकर हम रीवा में बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं,
जिसमें संबंधित रीवा संभाग के जितने भी ज़िले हैं, जैसे कि जिला सतना, आपका रीवा हो गया, सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, इन सभी ज़िलों में जो भी समस्या है, जैसे कई अभी मुझे कल ही एक शिकायत मिली है कि सीधी में दलित बस्ती की जो है लाइट काट दी गई है, और सतना ज़िले में हमारे कई साथी धरना बैठे हुए ज़मीन के संबंधित उसके लिए, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ हैं। तो यहाँ के जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम लोग जो है रीवा संभाग में यहाँ बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, और भी समस्या है लोकल की उनको लेके हम लोग यहाँ आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आगे चल के बीमार में कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी को भी हम यहाँ आकर के बड़ा आंदोलन बहुत जल्द कर सकते हैं। गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के बेलसर गांव में मां बेटी का पेड़ से संदिग्ध अवस्था में लटकता शव मिलने से गांव में ही नहीं पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बुधवार को बताया कि तरबगंज थाना क्षेत्र के बेलसर गांव की रहने वाली फूला उम्र 42 और उसकी विवाहिता बेटी खुशबू उम्र लगभग 22 के शव संदिग्ध अवस्था में गांव में ही एक पेड़ से लटकते मिले हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने शवों को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर सभी पहलुओं पर गहन छानबीन की जा रही है। गोंडा जनपद तरबगंज थाना क्षेत्र के बेलसर गांव में कटहल के पेड़ से मां और बेटी का संदिग्ध अवस्था में शव लटकता मिला। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई कि तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पेड़ से उतारा। मृतका खुशबू का पति जालंधर पंजाब में नौकरी करता है। मृतका फूला के जेठ पप्पू ने गांव के रहने वाले एक युवक पर मां बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि गांव में एक युवक ने मृतका खुशबू को पहले झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया। अश्लील वीडियो बनाकर उसको अपने घर आने के लिए ब्लैकमेल करने लगा था। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर गांव में एक बार फिर पंचायत भी हुई थी। इसके बाद भी युवक दबंगई पर उतारू था। युवक बार बार वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिसको लेकर मां और बेटी रिश्ते टूटने को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। युवक के इसी दबाव में आकर ही मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतका के जेठ के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर घटना की गहराई से छानबीन कर रही है। क्या नाम है आपका? ये जो घटना हुई है वो कौन है आपके? भतीजी हमारा। क्या घटना हुई? ये सत्यम सिंह वो का बोले इसके पीछे पड़े थे, इसकी शादी हो गई तो कही इसकी अब हमारा पीछे मत करो और हमारा शादीशुदा हो गया। तो ये कहे थे कि हमसे प्यार मोहब्बत किया है तो हम पीछा करेंगे। तो वही नाई उनसे बात करी, नाई को छुपी है तो कहीं न देखो तो हर का करी था हमसे कि तो बात करो और हम जहाँ कही तो हम मिलो और नहीं तो हर देखो का करी। तो लेकिन हमारे तो का कही वो खुशबू कहीं तो कहीं देखो तो हर का वही के आधा एक घंटा के बाद फोटो बनाए वीडियो सब करे घर वाले के मोबाइल पर भेज दी। अच्छा। हाँ तो घर वाले के मोबाइल पर भेज दी। अब अपने घर वाले कहे लागे। आपका? पप्पू पासवान। यहाँ पे कुछ घटना हुई, क्या मामला, पूरा मामला बताइए। मामला ये था सर कि आज 6 महीने पहले छिड़बाजी कर रहे थे। कौन? सत्यम। और यहाँ पे मारपीट भी हुआ और चौकी के वहाँ दिखाने गए, फिर वहाँ सुलह लगा लिया और फिर मैं बोले अब नहीं होगा, लिखा पढ़ी हो गया। उसके बाद में फिर छेड़खानी किया, फिर ये दिखाने, फिर उतार दिया, वहाँ सुनाई नहीं हुआ। उसके बाद में आज व्हाट्सएप बना लिया जी, वीडियो कॉलिंग वो लड़की का, तो घर वाले के दिए। तो शिकायत कहीं की थी इसकी? शिकायत परसों भेजें जी, कल ये हो गया घटना। हमने उससे पहले शिकायत हमको कोई बताता नहीं था। हम सुबह जाते थे, शाम को आते हैं 8 बजे 9 बजे रात में। क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, फिर भी करते हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये पेंसड़ बाबा थान। और कल मैंने आया, गाड़ी खड़ी किया, वहाँ से आए, घर पे आए और घर पे यहाँ बैठे, मैं कहा भूख लगी है, लोग खाना खाएं। उसके बाद फ़ोन के मामा कर दिया, राजू कि दीदी से बात कराओ। मैंने दिया लड़कियों को फ़ोन देने की बात करा दो, और वहाँ पे गए तो घर पे नहीं थी।
बीती रात थाना तरबगंज क्षेत्र में एक महिला तथा उनकी विवाहिता पुत्री का शव गांव के ही पास में एक पेड़ पे लटकने होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मेरे तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी शीघ्र ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को विधिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। परिजनों से जब पूछताछ हुई तो उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि गांव के ही एक युवक के द्वारा इनको परेशान किया जाता था। उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने पेड़ पे लटक के आत्महत्या कर ली है। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जिस युवक पर दुष्प्रेरणा का आरोप लगाया जा रहा था उसे भी शीघ्र हिरासत में लेके उससे पूछताछ प्रचलित है। इसमें आगे की समस्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव को संपन्न कराने को लेकर गोंडा जिला प्रशासन ने भले ही अपराधियों पर गैंगस्टर लगातार जेल में निरुद्ध कर दिया, लेकिन गोंडा जिले के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। ताजा मामला गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिकापुर का है, जहां रात को 10 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से जिला गूंज उठा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया कि बोलेरो गाड़ी में साड़ी भरकर क्षेत्र में बांट रहे थे, जिस पर एक पक्ष वीडियो बनाने लगा। तभी दोनों के बीच घमासान शुरू हो गया और एक दूसरे के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग होने से 2 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, तब जाकर गोलियों की आवाज शांत हुई। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले की जांच पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच लगभग 40 से 50 राउंड फायरिंग हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज लगभग आधे घंटे तक चलती रही। ये आप जिला अस्पताल है, क्या मामला है और ये क्या कुछ गोलियों के निशान, छाते निशान, क्या है मामला? हम लोग पंचायत चुनाव का प्रचार करने गए थे तो हमको ये सूचना मिली थी कि विपक्षी हमारे साड़ी बांट रहे हैं। तो हमको एक बोलेरो गाड़ी साड़ी से भरी हुई मिली, जिसका हम वीडियो बनाने लगे। इसको देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 50 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2-3 गोलियों के छर्रे हमको और हमारे छोटे पापा को लग गए, सीने पे, हाथ पे, कान पे। तो जो छात्रा जिन्होंने फायर किया, क्या आप उनको पहचानते हैं, नाम जानते हैं? हाँ, पूरी तरीके से। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, एक का नाम है चिंतामणि पांडे पुत्र दुर्गादत्त पांडे, एक का नाम है बिंदेश पांडे पुत्र चिंतामणि पांडे, एक का नाम है अमरेश पांडे पुत्र रामदिहल पांडे। इस संबंध में आपने पुलिस को कोई जानकारी दी? पुलिस को जानकारी पूरी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। कोई मुकदमा दर्ज हुआ भी नहीं? कुछ नहीं। थाने गए तो थाने में क्या कहा गया? थाने पे कुछ नहीं कहा गया हमसे, यही कहा गया कि वहाँ पे कोई वही नहीं हुई, घटना ही नहीं। आपको ये जिला अस्पताल पुलिस लाई है कि आप स्वयं आए? स्वयं आए। क्या नाम है दादा आपका? रमेंद्रनाथ पांडे। पांडे जी, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था, पूरा बताओ। हम लोग गए थे रोकने के लिए झगड़ा न कीजिए, और उस झगड़े में चुनाव प्रचार चल रहा है इस समय। और उस चुनाव प्रचार में हम लोग को रोकने के बजाय हम लोग को मारना शुरू कर दी। 50 फायर किया उन्होंने, तो हम लोग उसमें घायल हो गए। 4 लोग घायल हो गए, 2 लोग आए हैं, 2 लोग नहीं आ पाए। तो थाने पे गए थे, क्या हुआ? थाने पर गए थे, वहाँ FIR लिखने से इनकार कर दिया। जिन लोगों को चोट नहीं लगी है, हम पता करेंगे, उसके बाद FIR दर्ज करेंगे। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि FIR दर्ज हो, उन लोगों को दंडित किया जाए, दोबारा फिर ऐसी गलती न हो। तो विवाद क्यों हुआ था, किस बात को लेकर? ये चुनाव के दरमियान जो प्रचार कर रहे थे, साड़ी लेकर के गए थे बांटने के लिए, तो हम लोग कुछ लोग और हैं जो कि कहा ऐसा मत कीजिए। 2 लोग जो नहीं माने, उसमें आपस में विवाद हो गया, दोनों में झगड़ा विवाद हो गया, उस लोग फायर करना शुरू कर दिए। 50 फायर किया, इसलिए हम लोग घायल हो। 7 अपराधी जो लोगों के पास कई मुकदमे भी चल चुके हैं। उन लोग का नाम क्या क्या है? जो उन्होंने चिंतामणि पांडे नाम है, और एक का नाम है क्या नाम है उसका, बिंदेश और अमरेश। ये 3 लोग हैं जो सातिर बदमाश और सर, आज ये जिला अस्पताल में 2 लोग आए हैं, क्या है मामला? कोई गोली का मामला है क्या? ये आज जिला अस्पताल इमरजेंसी में 2 लोगों को लाया गया है थाना तरबगंज से, और कुछ गोली काट वाला मामला है, जिसमें दोनों लोगों को आगे सीने पे और कान की तरफ ले चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार और इलाज यहाँ जिला अस्पताल में कराया गया।
क्या इसमें कितने छर्रे लगे हैं दोनों लोग को करीब? इसमें जो एक युवक है उसके सीने पे, हाथ पे और कान के पीछे कई जगह छर्रों के निशान है और जो एक वरिष्ठ है उनके भी कान पे, हाथ पे और सीने पे कई जगह छोटे छर्रों के निशान है। इस संबंध में आपने पुलिस को कोई जानकारी दी है? इनको संबंधित लोगों ने थाने में तहरीर दे दी है। अभी इनकी फोटो का विवरण नोट किया जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज के गांव कटरा भोगचंद के निवासियों ने कटरा रेलवे स्टेशन पर कोयले को गिराने की साइडिंग से कोयले के कारण फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए समस्त गांव के ग्रामीणों के द्वारा एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि कटरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा मालगाड़ी से कोयला मंगाया जाता है और कोयले को रेलवे लाइन के बगल डंप किया जाता है। वहीं कोयला जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा के साथ उड़कर दूर दूर तक जाता है और वायु को प्रदूषित करता है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध वायु नहीं मिल पाती। तालाबों और नदियों का पानी भी कोयले के कारण प्रदूषित हो जाता है, जिससे जो जानवर एवं पशु पक्षी इस पानी को पीते हैं उनको भी जान का खतरा बन रहा है। इससे फसलें भी प्रभावित होती है। ग्रामीणों को शुद्ध वायु न मिल पाने के कारण लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, जिससे उनकी आयु भी कम हो रही है। ग्रामीणों ने संबंधित उच्च अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर कोयले के कारण फैल रहे प्रदूषण को रोकने की गुहार लगाई है और निवेदन किया है कि इसकी उचित व्यवस्था कराई जाए एवं कटरा रेलवे स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर जहां पर आबादी ना हो वहां पर कोयला गिराने की व्यवस्था की जाए, जो आम जनमानस के हित में होगी। तो आपका क्या नाम है? भैरव प्रसाद चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं? कटरा के। ये क्या मामला है, क्या समस्या है? ये साहब ऐसा है कि हमारा लोगों का सांस लेना दुर्लभ है और यहाँ इतना गर्दा गुब्बार उड़ रहा है। हम लोग टट्टी करे कि यहाँ आई है तो बिल्कुल हमारे सबके गर्दा उड़ने का कारण क्या बताइए ना? ये कोयला गिर रहा है सर। किसका कोयला? कोयला ये ठेकेदारन का है। ये रेलवे की बैग उससे आ रहा है? हाँ। तो उससे क्या दिक्कत, बोले विस्तार से बताओ। बता रहे हैं कि हम लोग टट्टी करने आते हैं तब भी हमारे सबके मुंह में जाता है और खेती बाड़ी हमारा सबका बिल्कुल चौपट है। उसको कैसे काटें पीटें? ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, क्या खाएंगे? क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोयला ना गिरे। आप चाहते हैं कोयला ना गिरे? हाँ। तो क्या अधिकारियों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ। हम लोग साहब ये अधिकारी लोगों का ये पर्चा दिन चाहिए सर। आपका है? हमारा नाम है इंदिरा। कहाँ की रहने वाली है आप? कटरा भोगचंद। ये क्या परेशानी है जो मीडिया पे आना पड़ा आपको? यही तो बहुत परेशानी है साहब। ये तो जल आ रहा है, उससे खेती बाड़ी में कुछ हो रहा है, दूसरे के कोयला गिर रहा है, उसमें हम सबका बहुत खाने पीने को बीमारी को कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। हमें सबका ये बड़ी दिक्कत है कि कोई परेशानी होगा तो आके कराइए। क्या चाहती हैं आप? कि कोयला यहाँ न गिरे और कहीं जमीन हो तो वहीं पर गिरावा जाए, यहाँ पर नहीं गिरा जाए, यही परेशानी है। नाम बताएं। हमारा नाम सरजू प्रसाद है सर। कहाँ के रहने वाले? कटरा भोगचंद निवासी हैं सर। ये कोयला गिर रहा है, कैसा मामला है बताएं? यही मामला है सर कि कोयला गिर रहा है, इससे प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। हम लोग साइड के किनारे हैं सर और पूरा गांव भी इससे तरसता है। अभी सर घर में जाके देख लीजिए, पूरा धूल मिट्टी भरा हुआ, खाना पीना दुश्वार है, एक सांस लेना भी, 1 मिनट का सांस लेना भी दुश्वार है। समझ लीजिए इतना प्रभावित है लोग, इससे तरह तरह कर रहे हैं सर। इसके पहले आप लोगों ने कहीं कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया था? एप्लीकेशन दिया गया था? जी, इसके पहले दिया गया था, वो प्रधान जी के द्वारा दिया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी सर। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब हम सर यही चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को इस प्रदूषण से मुक्त कराया जाए, प्रदूषण से मुक्त कराया जाए, साइडिंग आबादी से हट के बनाया जाए, ये हमारी मांग है सर। ब्रज में होली की धूम चारों ओर है। हर कोई रंगों की मस्ती में मस्त है और भगवान के साथ होली खेलकर अपने को धन्य कर रहा है। इसी भाव से आज भगवान बाल कृष्ण की नगरी गोकुल में होली खेली गई। यहाँ की होली की विशेषता ये है कि यहाँ पर लाठियों की जगह छड़ी से होली खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल में गुजरा। यही भाव आज तक
गोकुल वासियों के अंदर है। यही कारण है कि यहाँ की होली आज भी पूरे ब्रज से अलग है। भक्ति भाव से भक्त सबसे पहले बाल गोपाल को फूलों से सजी पालकी में बैठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट ले जाते हैं, जहां भगवान बगीचे में बैठकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं। जिस समय गोपाल का डोला नंद भवन से निकलकर मुरलीधर घाट पर पहुंचता है, उस दौरान चल रहे भक्त होली के गीतों पर नाचते हैं, गाते हैं और भगवान के डोली पर पुष्प बरसाते हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस होली की सबसे खास बात यह है कि जब भगवान बगीचे में बैठकर भक्तों के साथ होली खेलते हैं, उस दौरान हुरियारिन भगवान और श्रद्धालुओं के साथ छड़ी से होली खेलती है। ब्रज में सभी जगह होली लाठियों से खेली जाती है, लेकिन गोकुल में भगवान का बाल स्वरूप होने के कारण होली छड़ी से खेली जाती है, जिसका आनंद न केवल गोकुल वाले बल्कि देश के कई इलाकों से हजारों भक्त भी लेते हैं। जनपद महोबा की पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी की तबीयत बिगड़ने के बाद आकस्मिक निधन हो गया। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आरक्षी के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। मामला जनपद महोबा की पुलिस लाइन का है, जहां पर पुलिस लाइन महोबा में तैनात आरक्षी की तबीयत बिगड़ने के बाद आरक्षी का आकस्मिक निधन हो गया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन महोबा में तैनात मुख्य आरक्षी देवेंद्र दुबे की सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने से जिला अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद आरक्षी देवेंद्र दुबे का आकस्मिक निधन हो गया। इस घटना से समस्त पुलिस महकमे में शोक का व्याप्त है। इस क्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में नम आंखों से पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी गई। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आरक्षी के परिजनों को हर संभव मदद आश्वासन भी दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में जिला पंचायत सभागार में 34 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न हुआ। इस दौरान माननीय विधायक बलरामपुर श्री पलटू राम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय विधायक जी द्वारा विवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया गया। माननीय विधायक जी ने कहा कि अब किसी बेटी का विवाह धन के अभाव में नहीं रुकेगा। प्रदेश सरकार के सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह का संपूर्ण खर्च सरकार उठा रही है। इस अवसर पर ब्रजेंद्र तिवारी, डीपी सिंह और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा गैसड़ी में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 40 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विधानसभा तुलसीपुर में विकास खंड हरैया सतघरवा में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 56 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विधानसभा क्षेत्र उतरौला में विकास खंड उतरौला में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 95 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनमानस ने ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही मास्क लगाना उचित समझा। इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी दिव्या त्रिपाठी से बात की गई तो वह सवालों से कन्नी काटते हुए नजर आई। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पूरे जनपद में 225 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।